इस माध्यम से यदि आपको आपके शरीर के बारे में सच्ची समझ हो जाए तो आप करोड़पति यानी करोड़ों रुपए आप बचा सकते हैं अपने पूरे जीवन भर में। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग सभी लगभग शायद ही यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनमें शायद ही कोई लोग होंगे जिनको के एलोपैथी से पाला नहीं पड़ा होगा और वहाँ वो बुरी तरह से ठगाए नहीं गए होंगे। उसके बावजूद भी आज भी यदि हमारे सिर में दर्द होता है तो हमें वो डॉक्टर याद आता है या कोई टेबलेट याद आती है या कोई केमिस्ट की दुकान याद आती है। ये याद नहीं आती कि हम जरा सी सिर के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रख लें तो हमारा सिर आधे घंटे में दर्द काफी कम हो जाएगा या बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा। इसका कारण ये कि हमारे जो अंदर अभिप्राय में ये पड़ा हुआ है कि हम दवाई के बिना ठीक नहीं होंगे। नेचुरोपैथी में लोग जब आते हैं जब एलोपैथी कर करके उनके या तो जो है पैसे खत्म हो जाते हैं या सालों लगे रहते हो बीमारी उनकी एज इट इज रहती है तो आते हैं। कई एक लोग मेरे पास आए जो एक एक साल से स्नोफीलिया सर्दी जुकाम से पीड़ित रहे, डेढ़ डेढ़ साल से पीड़ित हो रहे हैं। और वही है कि जब तक वो टेबलेट खाते हैं तब तक तो लगता ठीक है। वास्तव में एलोपैथी कोई रोग की चिकित्सा करता ही नहीं। वो सिर्फ रोग को दबाने की कोशिश करता है। होता भी ऐसा ही। अभी सिर दर्द हो रहा है, एक टेबलेट खाओ, आधे घंटे बाद आपको लगेगा सिर दर्द नहीं हो और 6-8 घंटे बाद जो असर खत्म हुआ। यानी मेन चीज क्या है कि एलोपैथी आपको जो तकलीफ है उससे कनेक्शन, आपके माइंड का कनेक्शन काटती है, बस और कुछ नहीं करती। जैसे आपको लगता है ठीक हो गए और एक शेड्यूल कर एक तरीका है उसका कि आप जो है स्नोफीलिया के लिए गए तो मालूम पड़ी कि मैं दवाई खाने से एसिडिटी हो गई, दवाई खाने से कोलाइटिस हो गई, आदि आदि। और फिर जब उसकी दवाई ली तो लीवर गड़बड़ हो गया, लीवर के लिए दवाई ली तो किडनी गड़बड़ हो गई, किडनी के लिए दवाई ली तो कैंसर हो गया। यानी ऐसा एक सिस्टम बना रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जितना भी वो एलोपैथी वाले इलाज करते हैं वो सब जो है डरा के करते हैं। आपको आपको भय पैदा करते हैं वो। अरे ये नहीं लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं लोगे ऐसा हो जाएगा, आपको भय करते हैं पैदा। देखो, मैं भी एलोपैथी से एक दो बार मेरा पाला पड़ा है और मैंने भुगता भी है। लेकिन लगभग 18-20 साल से अभी हम बिल्कुल भी जो है फ्री है और स्वतंत्र है। किसी तरह की एलोपैथी दिमाग में आती ही नहीं है कि हमको यूज करना है या किसी को बताना भी है। और एक विशेष बात यह है जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग मुफ्त में यानी बिना कोई खर्च किए, बिना किसी तरह के खर्च किए हुए और असाता कर्म का बंद करते रहते हैं। कैसे?
कोई किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार के आप घर देखने के लिए गए और उसको कोई तकलीफ है, क्या क्या तकलीफ है पूछने लगे, उसने अपना रोग बता दिया और आपने फौरन ही किसी दवाई का नाम एलोपैथी लिख दिया, अवक्स दवाइयों का, या किसी डॉक्टर का नाम बोल दिया, या किसी हॉस्पिटल का नाम। अब वो सामने वाला आपकी बात माने नहीं माने, लेकिन आपने असाता कर्म का बंद कर लिया, क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसमें कृति, कारित और अनुमोदना, तीनों का एक ही परिणाम होते, एक ही फल मिलता है। चाहे तो करिए, चाहे करवाइए, चाहे उसकी अनुमोदना कर दीजिए। अब देखो, वैसे प्रसंग तो इससे मिला नहीं है, लेकिन अब आगे आए तो एक बात आपको जानकारी में दे दें। बहुत से लोग जो है दशहरा के दिन रावण का दहन, और अब तो और भी ज्यादा लोगों को इजी हो गया। पहले तो शहर में एक जगह दशहरा का, उसका रावण का दहन होता था और वहाँ उस फील्ड में जाकर के देखते थे और वहाँ खुशियां मनाते थे। तो आपने एक पचेंद्री जीव की मारने की, हत्या का पाप अपने सिर पर ले लिया। अरे वो जब मरा होगा तब मरा होगा, लाखों करोड़ों साल पहले, लेकिन आज भी आप पाप कमा रहे हैं उसके, उसको अनुमोदना करके। और अब तो और भी इस पाप का इजी हो गया, अब तो आपके मोबाइल में आ जाता है कि वहाँ रावण जल रहा है, मैंने देखो साहब ये भोपाल का जल रहा है, ये इंदौर का जल रहा है, और ये दिल्ली में जल रहा है, ये वहाँ जल रहा है। और भी ज्यादा आप पाप कमाते हैं उसमें देख करके, अनुमोदना करके। चलो ये बात यहाँ नहीं कहते, अब अपना आगे अपनी अपनी बात कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जितना साता कर्म बांधेंगे उतने ही आपको उदय में आएगा, और उतने ही आपको रोग होंगे। और वो रोग जो है किसी दवाई से ठीक नहीं होंगे। वो ठीक जब ही होंगे जब आपका साता का उदय आएगा। चाहे टैबलेट खा लो, चाहे नहीं खाओ, चाहे कुछ। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग आपको भय पैदा कर देते हैं कि नहीं तो इसके बाद ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा, या कैंसर हो जाएगा, या मर जाओगे, यहाँ तक बोल देते हैं ये। वास्तव में हम ये क्यों नहीं विचार करते हैं कि हमारा आयु कर्म जितना शेष है उतनी तो हमारी टाइम, हमारा ये देह जो है रहेगी, व्यवस्थित रहेगी। इसको भोजन भी मिलेगा, औषधियां भी मिलेंगी, सब मिलेगा। यदि ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाला ही एलोपैथी कर सकता है। इसलिए जो है आप लोग थोड़ी सी एलोपैथी के बारे में और भी बताना चाहूंगा मैं आपको। आजकल जो एक बात और आ गई है, ड्रग ट्रायल। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां तमाम नई नई दवाइयां बनाती रहती हैं, और वो दवाइयां पहले तो चूहे पे या बंदरों पर या अन्य जानवरों पे टेस्ट करते हैं। उसके बाद जब वहां से फाइनल हो जाती है तो फिर मनुष्यों पर उसका जो है टेस्ट किया जाता है कि उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं। तो मनुष्य अब कहाँ से आएंगे? वैसे आपको कोई दवाई देगा तो आप तो खाएंगे नहीं। आपको कोई जगह चलो हम तुमको आप 50,000 रुपये देते हैं और तुम ये दवाई खा लो, आप नहीं खाओगे, तो 50,000 कीमती नहीं है, हमारा स्वास्थ्य कीमती है। लेकिन जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, आपके परिवार के कोई हॉस्पिटलाइज होंगे, आपके नन्हे मुन्ने बेटे हॉस्पिटलाइज होंगे, तो जो दवाई वहां दी जा रही है आपको नहीं मालूम तो कि वो दवाई है उसके स्वास्थ्य के लिए नहीं दी जा रही, बल्कि उसके ऊपर उसको ट्रायल कर रहे हैं, उसकी दवाई की, उनके इफेक्टों की ट्रायल कर रहे हैं। अब बताइए कितना, कितनी बड़ी बदमाशी है ये सब। और ये सब जो है कहने का मतलब 2 नंबर में होती है।
और प्राइवेट डॉक्टरों को वो कंपनियां लाखों रुपए देती हैं ड्रग ट्राई के लिए, फिर उनसे रिपोर्ट देती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अब कितनी आपको गिना है एलोपैथी के बारे में, कितनी बदमाशियां चल रही, कितने चल रहे हैं। आप सब भक्तुओगी हैं उसके, आपको सब मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फर्जी उसकी जांचें लिख दी जाती हैं, उनकी जरूरत नहीं, वो जांचें भी लिख दी जाती हैं। और वो रिपोर्ट भी, जो जांच की पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है, वो भी डॉक्टर के अभिप्राय से आती है, आपकी बीमारी से नहीं आती। मैं एक अपना उदाहरण देना चाहूंगा। आज से बहुत साल पहले की बात है। इंदौर में थे हम, तो थोड़ी सी हमको बुखार फीवर आ गया था, काफी पहले की बात है। तो हमारे दामाद साहब के घर पे थे हम वहाँ। तो बोले साहब थोड़ा चेकअप करा ले, चलते हैं अपन हॉस्पिटल में, चेकअप करा लेते। बोले दवाई भाई नहीं देंगे। और वहाँ गए तो डॉक्टर ने इतना भयभीत कर दिया इन लोगों को सबको, और मुझे जबरदस्ती एडमिट कर दिया वहाँ। अब जो है वो जांचें शुरू हो गई उनके हॉस्पिटल में ही, जांचें सब पैथोलॉजी वगैरह वो तो सब रहता है उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ उन्होंने जो है सोडियम की कमी बताई एक रिपोर्ट में। सोडियम मिलने का आपको रिपोर्ट आई 122 सोडियम है। तो पहले देखा नहीं उन्होंने, वो सोडियम की ड्रिप वगैरह लगा दी। फिर हमने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट आई, मैंने फाइल आ गई तो मैंने रिपोर्ट देखी, उसमें 122 लिखा सोडियम। तो मैंने कहा मैं तो चलते फिरते आया हूँ, बिल्कुल अपने पैरों पे चल के होशोबाज में आया हूँ। और लिफ्ट में भी मतलब कोई स्ट्रेचर या कुछ, या चेयर कार पे भी नहीं, मतलब उस चेयर कार क्या वो, मैं ये अपनी चेयर होती ना वैसी वो, उस पे भी नहीं गया हूँ, मैं पैदल चल के ऊपर गया हूँ। तो मैंने कहा 122 होगा तो वो तो अनकॉन्शियस होना चाहिए उसको, तो इतना कम है सोडियम है किसी का। तो फिर मैंने अपने दिमाग से कहा कि तुम जरा इधर ले जाओ ये, और बाहर किसी से चेक करवाओ। तो बाहर चेक करवाया तो हमारा 134 निकला, जो कि लिमिट में, मतलब नीचे की लिमिट में। हमने उनको बता कितने बड़ा आश्चर्य है। उसके बाद दूसरे दिन भी इन्होंने मेरी छुट्टी नहीं की। तीसरे दिन मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगा इसमें। नहीं नहीं साहब, बोले आपको हार्ट में, उसमें आपके फेफड़ों में तकलीफ है, और फेफड़ों में इन्फेक्शन है, आपकी सीटी स्कैन होगी। मैंने कहा भैया मेरे फेफड़े में कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़िया से सांस ले रहा हूँ, और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं कि सीटी स्कैन कराए? हमें नहीं कराना सीटी स्कैन। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं वहां से एकदम वीटो लगा दिया मैंने अपने जो हमारे मैंने कहा मैं 12 बजे के बाद यहाँ चला जाऊंगा, यदि आपने यहाँ मुझे डिस्चार्ज नहीं कराया तो। ये हाल होती है हॉस्पिटल्स में, बड़ा मुश्किल है उनसे बचना। आजकल तमाम फ्रॉड्स आ रहे हैं, नकली दवाइयाँ। केमिस्ट, क्योंकि जल्दी में जो है आपका पर्चा बनता है, आपको कोई ध्यान नहीं है, और उसमें देखा कि उसमें टोटल के मान लो अ, 3,000 की दवाइयाँ हैं, टोटल 4,000 का रखा है, 1,000 टोटल में बुला दिया उन्होंने, आप 4,000 दे के चले आए। अब कौन देखता बात को पर्चा? यानी ऐसी फ्रॉड्स चलते हैं। पर्टिकुलर डॉक्टर, पर्टिकुलर स्टोर, पर्टिकुलर लैब, सब सेटिंग आपकी जेब को खाली करने के लिए। और एक बात मैं बहुत गंभीरता से बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ,
कोरोना में जितने भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं उन्हीं की डेथ हुई है। घर पे जो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं, घर पे देसी काढ़े वाले का इलाज किया है, उनकी मौत नहीं हुई। गजब की बात है। हॉस्पिटलाइज हुए उनकी मौतें हुई हैं वहाँ। तो ये सब क्या है भाई? विचार करो इसके ऊपर। आपको विचार करना चाहिए सभी को। देखिए, अब थोड़ी सी बात एलोपैथी की यहाँ आपने की, और उसके दोष और गुण। गुण मात्र इतना ही है कि आप खाएंगे तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर रोग से संबंधित जो मैसेज हैं उनको वो अलग कर देता है वो। ठीक। आई क्लियर हुई बात आपको ये सब? अब चलते हैं कि साहब करोड़पति कैसे बनेंगे। अब आपको थोड़ा सा गणित की तरफ चल रहे हैं हम। पहले, सबसे पहले हम लोग जगते हैं, सबसे पहला काम होता है ब्रश, उसके ऊपर पेस्ट लगा करके और टूथ ब्रश करना। ये जनरली सभी लोगों का पहला काम होता है। वो बात अलग है, नेचुरोपैथी करते हैं वो पेस्ट नहीं कर रहे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरली यही है। आप लोग नहीं करते होंगे लेकिन आपके परिवार वाले रिश्तेदार सभी करते होंगे ये बात। तो भाई साहब, एक जो है 100 ग्राम की पेस्ट जो है 65, 70, 80 रुपए तक आती है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। 65, 70 से लेकर 80 रुपए तक आती है। अपन मिडिल में 70 रुपए रख लेते हैं। एक महीने में एक पेस्ट आपकी लगभग पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाती है लगभग। एक मोटा मोटा लगभग ही जोड़ रहे हैं अपन। और तो 70 रुपए एक महीने के, और तो एक साल के कितने हुए? 840 रुपए। मोटे मोटे 900 रुपए रख लीजिए एक साल के। ठीक है। अब एक नॉर्मल लाइफ अपन 70 या 80 साल रखते हैं, तो 80 साल में उस टूथपेस्ट में आपने जो है 8 ने 72, यानी 70,000 रुपए आपने खर्च कर दिए, सिर्फ एक छोटी सी बात की। आप उसकी जगह जो है सेंधा नमक ले लो, सरसों ले लो, हल्दी ले लो। क्या कॉस्ट आ गई आपकी? ब्रुश की भी जरूरत नहीं है। आप अंगुली से उसको पेस्ट कर लीजिए मुंह के अंदर, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक। आपको दांतों का दर्द नहीं होगा, आपको किसी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको कोई जांच नहीं करानी पड़ेगी दवाइयों की। ये मैंने टूथपेस्ट को बताया। अब जब आपके दांत खराब होते हैं, जब आपके दांत खराब होते हैं तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो कहीं कुछ करता है कहीं कुछ करता है, हर बार 1,000, 500 रुपए फीस लेता है, वो खर्चा अलग हुआ। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको बताया, बहुत छोटा सा नमूना। इसलिए जो है, अब इसमें कितना खर्चा आएगा आपका? 10, 5 पैसे का हो जाएगा नमक और तीनों चीजें, जरा सा एक बूंद तेल, थोड़ा सा नमक, उसको आप मंजन कर लीजिए। पायरिया कभी नहीं होगा, जिसको पायरिया होगा ठीक हो जाएगा। दांत हिलते होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आप जिसके दांत हिल रहे हों और वो यदि इस मंजन को 5, 7 दिन, 15 दिन तक करे, वो दांत हिलना बंद हो जाएंगे। मैं गारंटी में, मेरा ये बिल्कुल, मैंने ये अनुभूति है मेरी इसमें।
कई एक लोगों पे आजमाया है और बहुत परफेक्ट रहा। पारिया जैसे लोग महीने भर में ठीक हुए इससे, जिनके दांत सड़ रहे थे और डॉक्टर कह रहा था अब ये दांत निकालना पड़ेंगे आपको, आपको कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा का पता नहीं चला कहाँ चला गया। और वो सब ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप इनको अपने जीवन में अपनाइए। और कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं साथ में, आप पहुंच जाएंगे, 1 करोड़ से ज्यादा ऊपर खर्चे में पहुंच जाएंगे जीवन भर में, पूरे परिवार के हिसाब से जोड़ा जाए तो। ऐसे ही सुबह उठते हैं तो पेट भारी है, 3 बार जाना पड़ रहा है, 2 बार जाना पड़ रहा है, 5 बार जाना पड़ रहा है, नहीं हो रही है, और वो चक्कर में पड़े हैं, कहीं पानी पीते हैं, कहीं कुछ चाय पीते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, कुछ बीड़ी पीते हैं, वो फ्रेश ही नहीं हो पा रहे हैं। ये आम शिकायत है लोगों की। और जो नेचुरोपैथी करता है उसको मात्र 10 सेकंड लगते हैं स्टूल पास होने में, मल को विसर्जन करने में, सिर्फ 10 सेकंड। और यूरिन में 2-3 मिनट लग जाते हैं पास होने में। लेकिन हम उधर न जा करके फिर ये कायम चूर्ण, ये चूर्ण, वो चूर्ण, इसकी टैबलेट, उसकी टैबलेट, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, और उस एसिडिटी को यानी पाल लेते हैं। मतलब पालना मतलब उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और कहते हैं कि वो तो साहब वो जिंदगी भर जाएगा, वो तो ठीक होगी नहीं, वो तो साहब है ही, वो तो ऐसा है ही। और वो आदत बन जाती है आपकी। जगेंगे, एक बिस्कुट लेंगे, एक चाय लेंगे, और उसके बाद घूमेंगे, कहीं कुछ करेंगे, फिर जाएंगे, नहीं हुई 10 मिनट बाद फिर एक चाय पियेंगे, फिर जाएंगे। यानी कितना सिर दर्द मोल लेते हैं कुछ समझ में नहीं आती है। और एक जरा सा यदि हम अपनी भोजन को, स्टाइल को बदल दें, भोजन का तरीका बदल दें, भोजन करने की विधि बदल दें, तो जो है ये सब ठीक है। अब एक बात मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, आप लोगों ने तो कोई क्वेश्चन उठाया नहीं है। भाई हम तो जैन लोग हैं और शुद्ध घर का खाते हैं, बाजार का कभी खाया नहीं, फिर भी कब्ज है। भाई मुगल के घर का बना हुआ बिल्कुल शुद्ध और प्रासुक, मर्यादा का। हमारे यहाँ दूध भी मर्यादा का आता है, सब कुछ आता है, फिर भी हमारी कब्ज क्यों है, फिर भी हम बीमार क्यों? तो कब्ज इसलिए मैंने पकड़ा है कि कब्ज आपके सभी रोगों की जड़ है। प्रश्न होना चाहिए था आपका ये कि फिर हमको कब्ज क्यों? तो भैया इसका एक ही कारण है कि आपका भोजन जो है, नो फास्ट ईटिंग, नो एक्स्ट्रा ईटिंग, यानी अधिक भोजन नहीं और जल्दी भोजन नहीं। इन दो कारणों से हम शुद्ध भोजन करते हुए हमको बीमारी होती। क्यों? भोजन करने का तरीका हम नहीं सीखे। हम शरीर के, हमारे, हमको शरीर की सच्ची समझ नहीं है कि वास्तव में शरीर क्या मांग रहा है, हम उसको दे क्या रहे हैं, ये समझ नहीं है बस, और कुछ, इतनी सी बात। अब तो करें खुलासा थोड़ा इसका आपको, इसमें ये हम शुद्ध खाते हुए भी हमें कॉन्स्टिपेशन, हमको कब्ज क्यों है, उसका मुख्य कारण ये है कि या तो हम जल्दी जल्दी करते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं। नो ओवर ईटिंग, नो फास्ट ईटिंग।
जो बेलना जी गए थे, तो उस शिविर का यही एक मोटो था कि नो फास्ट ईटिंग, नो ओवर ईटिंग। कोशिश की थी, लेकिन जिन्होंने किया उनको लाभ मिला, नहीं किया नहीं। कैसे फास्ट ईटिंग कैसे? देखिए, शरीर की सच्ची समझ क्या है कि आप जब पहला एक कौर, पहला गस्सा जब आप गले से नीचे ले जाते हैं, उसके ठीक 20 और 25 मिनट के बाद आपको माइंड को इंटीमेशन आता है कि आपने भोजन किया। ये नेचुरल नियम है, ये किसी का बनाया नहीं है और इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता है। ये आपके शरीर की समझ है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन करते हैं। उससे जितने भोजन की, जैसे शरीर अपने आप मना करता है भोजन अब मत करो, पेट भर गया है आपका, कब? 20 मिनट बाद। और आपने 10 मिनट में ही भोजन ओवर कर लिया तो ओवर ईटिंग हो गई। फास्ट ईटिंग, जल्दी जल्दी कर लिया, चबाया नहीं उसको। उसमें जो है ये एंजाइम्स जो हमारे, देखिए, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में, एक मिनट बीच में थोड़ा रुक रहा हूँ मैं, ये जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एनाटोमी या सेकेंड ईयर में एनाटोमी पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में एनाटोमी है, तो पाचन क्रिया यानी पाचन तंत्र जिन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने ये बताया था कि हमारे मुंह में जाते ही पाचन शुरू हो जाता है। और उसमें क्लासिफिकेट किया गया, मैं वहाँ वो बात नहीं ले रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट मुंह से शुरू हो जाता है पाचन, मिनरल्स एंड विटामिन शुरू हो जाते हैं उनका पाचन। तो क्या है कि हमने जो है मुंह में गस्सा दिया और अंदर कर लिया बजाय चबाने के। तो वो एक तो जो है, जो आपके दांतों का जो काम है वो आंतों को करना पड़ेगा। फिर स्टमक में जाकर के उसका पेस्ट बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो एसिडिटी होगी आपकी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको व्याख्या मैं खुल खुल के कर रहा हूँ आपको सामने। इसलिए जो है भोजन को अच्छी तरह से चबा के धीरे धीरे करना चाहिए। कम से कम 20 से 25 मिनट भोजन करने में लगना चाहिए, तो इंटीमेशन आपके पास आ जाएगा, फिर आप भोजन नहीं कर पाएंगे। और नहीं तो आप, मेरी बात मैं कह रहा हूँ, आप ट्रायल कर लेना। एक गिलास पानी आप 20 मिनट के अंदर पीजिए, चम्मच से धीरे। खूब भूख, आपको जब तेज भूख लग रही हो और जो बिल्कुल सहन नहीं हो रही हो भूख, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं आपको। आप एक गिलास पानी चम्मच से 20 मिनट के अंदर पीजिए, आपको भूख समाप्त हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी। ठीक 1 घंटे बाद जब पानी का निष्कासन निष्कासन हो जाएगा, फिर आपको दोबारा भूख लग जाएगी। यही तरीका सच्ची भूख पता करने का, कि हमारी सच्ची भूख है कि झूठी भूख है। दूसरी बात एक भूख के बारे में, हमारा टाइम है, हम उससे भोजन करते हैं। भाई हम रात में भोजन नहीं करेंगे, हमारा 5 बजे का टाइम है, हम 5 बजे भोजन करेंगे। ठीक है, करिए, मना नहीं, लेकिन शरीर को जरूरत है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। आवश्यक नहीं है कोई। यदि भूख लग रही है जरूर करिए, लेकिन टाइम पे करना है तो नहीं करिए, ये गलत है। हमको 12 बजे भोजन करना है, हमारा लंच टाइम 1 बजे होता है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा लंच टाइम हो या डिनर टाइम हो, तो वो रात्रि में तो भूख लगेगी नहीं, गारंटी से है। जिनको आदत पड़ गई है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रात्रि में शरीर की ये ऐसी बनावट है कि जठराग्नि, यानी जिसे अपन पाचन क्रिया कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन क्रिया कहते हैं, वो रात्रि में निष्क्रिय हो जाता है। और फिर भी हम गलत आदतों की वजह से उसमें
लेटर बॉक्स में डालते रहते, कुछ ना कुछ डालते रहते। तो क्या पॉइंट हुआ? एक नंबर एक, हमें भोजन धीरे धीरे करना चाहिए और चबा चबा के करना चाहिए। लोगों को मैं नहीं बोलता हूँ किसी को कि आप दलिया खाइए, आप खिचड़ी खाइए, आप खीर खाइए, क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं होता है। सदुपयोग मेरे मतलब में, आपने खिचड़ी बनाई, चम्मच से मुंह में रखी और पेट के अंदर खिसक गई सीधी सीधी, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ाएगी, आपको आपको पाचन क्रिया में तकलीफ देगी वो। भले ही वो दलिया है तुम्हारा, उसको हल्का मानते लोग आप, लेकिन उसको भी यदि आपने बिना चबाए अंदर दे लिया, और जनरली लोग करते हैं ऐसा, चम्मच से लिया, मुंह में गया, पेट में सीधा। अब कौन मेहनत करे, कौन चबाए? वैसे ही दलिया है, उसमें क्या करना है चबा के बारी है? भैया ऐसा नहीं करो। मेरा आप सभी से जो है विनम्र निवेदन है, आप दलिया को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी चम्मच में लो, मुंह में रखो, उसको प्रॉपर चबाइए, चबाने के बाद उसको निगलिए। चावल हो, दलिया हो, खिचड़ी हो, कोई भी सॉफ्ट आइटम हो, खीर हो। खीर खाना, खीर बहुत हैवी होती है, लेकिन खीर खाना है आपको, आप कटोरी में ले लीजिए, पहले खीर चम्मच से, छोटी चम्मच से थोड़ा थोड़ा खाइए आप, चबा चबा के, आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। और आपको धीरे धीरे चम्मच से खाएंगे तो एक कटोरी जब खीर खत्म होगी, तब तक 20 मिनट हो जाएंगे, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, फिर आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे, उतने में ही आपका पेट भर जाएगा। और जल्दी जल्दी खाएंगे तो 2 कटोरी खा लेंगे, फिर भी भूख लगती रहेगी, क्योंकि इंटीमेशन हुआ ही नहीं अभी आपको। आप तो डालते जा रहे हो, जैसे मतलब अपना पेट न होकर के, स्टमक न होकर के, और नगर पालिका का जो है कचड़े का डब्बा है, डालते जाइए डालते जाइए। ओवर ओवरफ्लो हो जाए, पड़ा रहने दो, बाहर गिर गया गिर जान दो। ऐसे हम करते हैं, अपने पेट को जो है कचरे का डब्बा बना लेते हैं। फिर भोजन बच गया, अरे भैया भोजन बच गया, अतिथि संवाद करिए। जैनी है आप सभी लोग, अतिथि संवाद के जानते हैं आप? यानी सही बात तो ये है, ईमानदारी की बात तो ये है, आपने अपने घर में रसोई बनाई और ऐसा विचार करिए कि आज हमारे यहाँ कोई भावलिंगी संत पधार जाएं तो मैं उनको आहार दे सकूं। ये होता अतिथि संभार। अब नहीं आए वो एक अलग बात है, आप समझ लो। उसमें पढ़ लेना आप, भर्तृहरि में आचार्य देव ने लिखा है उसमें कि भोजन करने से पहले भरत चक्रवर्ती कलश हाथ में लेके द्वारा शिक्षण के लिए जाते थे। यानी दरवाजे पे जाते थे, देखते थे कोई संत तो नहीं आ रहे, उनके इंतजार करते, उसके बाद भोजन आके करते थे जब कोई नहीं आता था संत। तो ये एक सब क्रियाएं तो हम भूल गए, हम तो याद भी नहीं करते इन बातों के। भैया हम तो ये कहते हैं, आप जो है कम से कम भोजन करने से पहले 4-5 बातें तो ध्यान रखो। नंबर एक, नमोकार मंत्र पढ़िए, पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करिए, मौन धारण करिए। नंबर दो, विश्व में कोई भूखा नहीं रहे ऐसा विचार करिए। लोक के नौ 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का आहार बिना अत्याचार के, बिना अंतराय के
वो ऐसी भावना भाई जी, भोजन करने से पहले देखिए आप कैसे होते हैं बीमार। नहीं, आए, खड़े खड़े खा लिया, एक 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 गस्सा। अब महिलाओं की बात करें, मैंने देखा है महिलाओं को, किचन में गई, एक टोकरा ये मुंह में डाल लिया, एक टोकरा उसको मुंह में डाल लिया, एक उधर से ले लिया। दिन भर उनकी चक्की चलती रहेगी, क्यों, घर में रहती हैं। अब वो खाने पीने का सामान तो रखा ही है घर में, कहीं नमकीन रखी, कहीं कुछ रखी, डब्बा जहाँ भी हाथ पड़ा वहाँ थोड़ा डाल दिया मुंह में। मोटापा बढ़ता है इससे, क्यों, पिछला तो हजम हो नहीं पाया, नया और डाल दिया। शरीर पे भारारोपण होता है तो चर्बी बढ़ा देता है तो शरीर में वो। और मोटापा तो अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है ही। यानी कब्ज के बाद यदि रोग का कोई कारण है तो मोटापा है, शरीर का ओवरवेट, ओबेसिटी। तो यदि हम संतुलित तरीके से संतुलित भोजन करेंगे तो न तो कब्ज होगी ना ओबेसिटी होगी। इसलिए जो है, आप भोजन के तरीके के ध्यान रखिए। अभी जो बात मैं कहना चाहता था आतिश संभाग की, मैं थोड़ा सा इधर भ्रमित हो गया, फिर से वहीं जाता हूँ, फिर पहुंचता हूँ। हमारे चौके में देखो, चौका तो वैसे मुनि राजों की लगाते उसको कहते हैं, हालांकि अपन भी अपना भी चौका कह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। चौका शब्द का, अब देखो बीच में बात आ जाती है तो थोड़ा प्रसंग से हट जाते हैं। अभी फिर पहुंचेंगे अपन। चौका किसे कहते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते मैं आपको बता रहा हूँ। 4 प्रकार की शुद्धि को चौका कहते हैं। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। अब देखो यदि हम इसकी व्याख्या करने लगेंगे चौका की, तो अपना वो मामला उधर रह जाएगा, समय पूरा हो जाएगा फिर वो। इसलिए मैं इतना बस कह करके आगे जो है बढ़ता हूँ, वो है अतिथ संभार। यानी आपकी रसोई में कुछ बचा है तो उसे अंदर ठूसने की कोशिश मत करो, उसको हम त्रेंचियों के लिए रख दें। ये भी अतिथ संभाग है, क्योंकि त्रेंचियों को भोजन कहाँ मिलता है, हमारे आपके द्वारा ही मिलता है। गाय बैल भैंस कुत्ते आदि जो अपने अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो उनके लिए आप दे दीजिए वो। आप उसको अपने जबरदस्ती ठूसने का प्रयास न करें। तो बच गया है, मैंने चलो इसको क्या करना। अच्छा, अब मान लो घर में पति पत्नी दोनों जने हैं, अब बैठे दोनों जने भोजन कर रहे हैं। अब बच गया, उन्होंने कहा आधा तुम ले लो आधा हम ये लेते हैं। अरे भैया काय को ले लो, आधा पौना पूरा ही दे दो ना, अब उनको डाल दो बाहर जा करके कहीं भी, कैसे भी पहुंच जाएगा उनके पेटों में, और आपको अतिथि संभाग का लाभ मिल जाएगा। यानी बनखंड आदि में भी भोजन उनको मिलता है जिन्होंने पूर्व में कभी भी दान दिया होगा, आहार दान दिया होगा मुनिराजों को, यानी 4 संघ को दान दिया होगा। मुनिराज को, आर्यिका को, 5वें गुणस्थानवर्ती त्यागी को, और 5वें गुणस्थानवर्ती त्यागी नहीं मिले तो सम्यक दर्शी को। वो वनखंड में भी चले जाए उनके लिए वहां आहार मिलेगा, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने वो किया है ना उस तरह का कर्म। वो कर्म आएंगे और आपको मिल जाएगी, व्यवस्था बन जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, एक उन माता बहनों से मेरा कहना है जो अपने बच्चों को
क्या कहें भाई, बड़ा विचित्र बात है। अवक्ष जान मेल के खिलाती। अरे तेरे को बेंगलोर पढ़ने जाना पड़ेगा, तेरे को पूना जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। माँ तुम आलू छोड़ देगा अभी तो वहां तो बिना आलू के मिलता नहीं, भूखा रहेगा तुम। ये इतनी गलत मान्यता है। अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। यानी हमारे मंदिर में या पाठशाला में बच्चे कुछ आते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है रात्रि भोजन नहीं करना है, आलू नहीं खाना है, भक्ष नहीं करना है, उसमें ये दोष है, ये दोष है। तो वो घर यहाँ घर जाके कहते हैं कि मम्मी हम आलू नहीं खाएंगे, तो उनकी मम्मी उनको मार मार के आलू खिलाती। बोले बिगड़ रहा है तुम, बताओ ले। अब क्या कहें ऐसे लोगों को। तो ऐसे ही, ये तो दृष्टांत हुआ आपके सामने, ऐसे ही आप भी जो है, मैं वही पॉइंट, नो ओवर ईटिंग, नो फास्ट ईटिंग, ऑलवेज डीप ब्रीजिंग। डीप ब्रीजिंग मतलब गहरी सांस लीजिए। ये स्वस्थ रहने का एक फॉर्मूला है। सबको आपने जो है वो गणित तो बताया ही नहीं कि वो एक एक करोड़ कैसे बचेंगे हमारे। समय तो हो रहा है। चलिए अब उसको थोड़ा फास्ट चलते हैं अपन। आजकल लोग जो है वीकेंड, संडे हो या मंडे, कोई भी जिस दिन वीकेंड होता होगा उस दिन होटलों में खाने जाते हैं पति पत्नी बच्चों के साथ। दोस्त वोस्त भी जाते हैं, वो कहानी नहीं कह रहा हूं मैं। और आप ये मान के चलिए, वहां यदि आप किसी भी, आज मतलब बड़े होटल में चले गए तो 2-5 हजार का बिल बनेगा आपका। किसके ले लेना चाबी। बड़े होटल में जाएगा तो 5-7 हजार का बिल बन सकता है। लेकिन आप छोटे मोटल होटल में, एक मीडियम क्लास के होटल में जाएंगे, वहां भी आपका जो है कम से कम 1,500 या 2,000 रुपए का बिल बनेगा। आपने दो बच्चे और दो फैमिली, सिर्फ माता पिता भी नहीं गए तो। माता पिता गए तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। यानी अब आप समझ लीजिए, जोड़ लीजिए, आप हफ्ते में, महीने में 4 बार आप गए तो लगभग 8,000-9,000 का आपका खर्चा होटल का आ गया। ठीक है। और महीने का, साल का कितना हो जाए, 12 गुणा कर लो, 12 × 96। यानी लगभग एक साल में आपने, यदि 4 दिन होटल में, मतलब हफ्ते में, महीने में 4 दिन होटल में गए, लगभग 1 लाख रुपए खर्च कर दिया आपने। 90,000 1 लाख रुपए के। और फिर उसको जोड़ दीजिए आप, हम कहते हैं 50 साल का ही जोड़ लो खर्चा, तो 50 लाख हो गए वो। यदि आप नेचुरोपैथी करते हैं तो गारंटी से आप होटल खाने नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे। तो वो आपके 50 लाख रुपए आपकी जिंदगी के बच गए। पहले कितने बताए थे, 50,000। ठीक है ना। अब अब मेडिकल की चलिए आप। यानी एक नॉर्मल मीडियम क्लास के लोग, हाई क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मीडियम क्लास लोगों की जो है महीने में 10 से लेके 15,000 रुपए तक की दवाइयों का खर्चा होना ही होना है। वो उनके पास, उनके घर पे जाओ देखो, अलमारी में कई एक तरह की दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह रखी रहते हैं और वो उनको खाते रहते हैं। और ज्यादा नहीं जोड़े, 10,000 रुपए महीने ही की जोड़ लें तो 12,000 रुपए तो साल के हो गए। नहीं, 1,20,000 साल के हो गए। और 60,000, 60 साल आप जिंदा रहे,
तो कितना हो गया आपका? 70-80 लाख रुपए ही हो गया, तो हो गया, करोड़ से ऊपर तो हो गया वैसे ही, यदि आप नेचुरोपैथी अपनाते हैं। आ गया गणित आपके सामने? ये नॉर्मल है कि नहीं, ये विचार कर लेना। जो एलोपैथी करते हैं उनका महीने में, किसी महीने में 2-3 हजार, 2-3 मतलब 15-20 हजार भी खर्च हो सकते हैं, किसी महीने में 500-5 हजार भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन ऑन ऑन एवरेज मैंने सिर्फ 10 हजार रुपये मैंने पकड़ा है। मीडियम क्लास की फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, जिस क्लास में हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं लगभग। हाई हाई वालों को छोड़ दीजिए आप, उनको तो कुछ नहीं है। वो तो मैं 2-5 साल में 1 आध लाख रुपए खर्च कर दो, 1 आध करोड़ खर्च कर दो ना, कोई बात नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप नेचुरोपैथी अपनाएंगे, आप अपने शरीर की सच्ची समझ रखेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे पूरे बजट का 1-1.5 करोड़ रुपए आपको लाभ होना ही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मैंने जो है नेचुरोपैथी की है, तब से हमारा मेडिसिन का खर्चा जीरो है। तो खाते ही नहीं हो तो जीरो ही है। जो कुछ भी है हमारा, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, उसी पे चलता हूँ। हमारा जो है आहार ही औषधि है, औषधि के रूप में आहार लेते हैं। जितनी जरूरत होती है उतना लेते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, चबा के खाते हैं। ओवर ईटिंग और फास्ट ईटिंग नहीं करते। और इसी तरह से आप लोग, क्योंकि इस पैथी से जुड़े हुए हैं, नेचुरोपैथी में डिप्लोमा कर रहे हैं या समझने का, सच्ची समझ का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अभी तो खैर ये 2-3 टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं कि भाई भोजन कैसे करना चाहिए। वैसे भोजन करने की और भी बातें हैं बहुत सारी, थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमारी जो प्राकृतिक आओ बने अहिंसक वाली जो पुस्तक है, उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसको आपको उसमें काफी कुछ मिल जाएगा, ये सब बातें अब आने हाँ लगी। हाँ ताऊ जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम्म। दांत में अगर छेद हो रहा है, हैं? तो उस दांत में अगर छेद हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप जो है कोई इलाज मत करिए, एक तो ये मंजन करिए जो मैंने आपको बता दिया है वो। जी। और फल सब्जी की मात्रा भोजन में बढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएगा। मतलब जो है, मैं आपको एक बात और बता दें कि आंखों में जो रोग होता है एक, उसको बोलते काला पानी, जिसका कि एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है। काले पानी वाले का ऑपरेशन नहीं होता, काले पानी के लिए कुछ नहीं होता है। काला पानी यानी धीरे धीरे आंखों में धुंधला दिखाई देने लगता है, और 6 महीने के इलाज से नेचुरोपैथी में ठीक हुए हैं लोग। और वही कौन? आंखों के डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं वो स्वयं उनको काला पानी हुआ था, तो उन्होंने फिर ऑपरेशन करना बंद किया, बोले ये तो बकवास है, बोले। ये डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं मेरी पूरी उनकी जानकारी है, मुझे कौन है क्या नाम भी मुझे मालूम है उनका। वो बम्बई की बात है, मलाड की, बम्बई मलाड में। तो कहने का मतलब यह है कि आप उस पर धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। आपके दांत, देखो जितना डैमेज हो चुका है वो रिकवरी उतनी तो नहीं हो पाएगी, कि उसके लिए फिर हमको जो है लगातार, रिकवरी भी हो सकती है, लगातार हमको जो है फलाहार या रसाहार पे या उपवास पे रहना पड़ेगा। वो जो है आप लोग नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं होगा फिर वो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक टाइम 1-2 रोटी ले लो, 80-20 का रेशियो कर लो भोजन में। और ये मंजन दिन में 2 बार या 3 बार करिए आप।
तो दांतों में किसी भी तरह का रोग होगा, छेद भी होगा, कुछ भी होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो हिलते होंगे तो टाइट हो जाएंगे, जम जाएंगे। जय जिनेन्द्र सर जी। हाँ जयचंद भैया। अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा था, जो दांतों के लिए कौन सा मंजन बताया था? 2 बूंद सरसों का तेल, चौथाई चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच नमक, और इसका बारीक में और उसका पेस्ट बना लीजिए आप 1 चम्मच में। और उससे अंगुली से आप मंजन करिए दांतों में। आपके दांत, यदि कोई रोग होगा, दूर हो जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे आपके दांत। क्योंकि हम यदि कहें कि नहीं साहब आप नीम की दांतोन करिए, बमूल की दांतोन करिए, तो आज के समय में प्रैक्टिकल नहीं है वो। क्योंकि हर किसी को नीम की दातुन नहीं मिलेगी, और बड़े बड़े शहरों में तो और भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और उससे ज्यादा ये कार्यकारी है जो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। मंजन सिंपल है और सरल है और शुद्ध भी है। कोई तरह का इसमें किसी तरह का यानी मर्यादा वाली बात नहीं। को नमक भी आपने हल्के हाल उसको पीसा, और थोड़ा हल्दी भी उसमें मिला ली, और सरसों का तेल डाल लिया, और ब्रश की भी जरूरत नहीं है। पहले तो लोग बताते, एक साथ जानकारी नहीं है, ब्रश सुअर के बाल आते थे ब्रश में। अब पता नहीं, सुअर के बाल नहीं आते होंगे तो प्लास्टिक के आते होंगे। जो भी हो, खैर ठीक। ओके।